है कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का तरीका जो है वो क्या है कि वो हमेशा करंट से प्रोड्यूस करते हैं। इवन जो मैग्नेट होता है उसके अंदर भी करंट होता है। जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके पीछे भी कारण उसका कन्वेक्शन करंट ही होता है। करंट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी करंट फ्लो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हमको वही जानना है इस चैप्टर में। अब हम ये जानेंगे हाउ टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू स्मॉल लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग वायर। हम वहां पे यूज करते थे कूलम्ब्स लॉ, यहां उसका काउंटर पार्ट होता है बायोट-सैवर्ट लॉ। क्या होता है? बायोट-सैवर्ट लॉ। वहां पे होते था एक लॉ जिसको बोलते थे गॉस लॉ, और यहां उसका काउंटर पार्ट होता है एम्पियर्स लॉ। समझते हैं क्या होता है? देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट, तो हम ये कह रहे हैं ए करंट कैरिंग वायर, a current carrying wire produces a magnetic field, a magnetic field, a current carrying wire produces a magnetic field। जब ये करंट कैरिंग वायर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस लॉ को हम बोलते हैं बायोट-सैवर्ट लॉ। क्या बोलते हैं? बायोट-सैवर्ट लॉ, बायोट-सैवर्ट लॉ। दिस इज काउंटर पार्ट ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉइंट चार्ज एक फील्ड प्रोड्यूस करता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यहां ये प्रोड्यूस करता है। होता क्या है समझो, ये कोई करंट कैरिंग वायर है, ये कोई करंट कैरिंग वायर है और इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा था, इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। इसका एक छोटा सा टुकड़ा लो, इसका एक छोटा सा टुकड़ा लो ऐसे करके कहीं पे भी, इसका एक बहुत छोटा सा टुकड़ा लो, ये बहुत छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं बट ये है बहुत छोटा। हम इस टुकड़े का नाम देते हैं आईडीएल, आई करंट, डीएल लेंथ अलोंग द करंट, आईडीएल। इस आईडीएल को हम बोलते हैं करंट एलिमेंट वेक्टर। देखो, करंट स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना, करंट स्केलर क्वांटिटी है। सो आईडीएल में ये डीएल वेक्टर है, किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये एक छोटा सा टुकड़ा है, जिस तरह से पॉइंट चार्ज होता है, जिस तरह से पॉइंट चार्ज होता है, ये एक वेरी स्मॉल ऑलमोस्ट पॉइंट सेक्शन ऑफ द करंट है। ये करंट का एक छोटा सा टुकड़ा है। आईडीएल को बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं? आईडीएल को बोलते हैं करंट एलिमेंट। ये डीएल जो होता है हमेशा करंट के डायरेक्शन में होता है। अब इसके कारण, इसकी वजह से तुम फील्ड निकालना चाहते हो, तुम ये जानना चाहते हो, पूरे वायर की नहीं, तुम ये जानना चाहते हो कि ये जो स्मॉल एलिमेंट है, ये जो छोटा सा टुकड़ा है करंट का, ये मैग्नेटिक फील्ड कितना और कैसे प्रोड्यूस करता है। मान लो हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। मान लो हम इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। स्पेस में कोई पॉइंट है, स्पेस में कहीं भी कोई पॉइंट है P, हम यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। किसकी वजह से? इस आईडीएल की वजह से, पूरे वायर की नहीं। इसके कारण यहां फील्ड कितना होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको ओरिजिन मान लेते हैं। किसको? जो हमारा करंट एलिमेंट था उसको मान लेते हैं ओरिजिन। इसके रेस्पेक्ट में हम इसकी पोजीशन वेक्टर ओपी निकाल लेते हैं। हम इसकी पोजीशन वेक्टर ओपी निकाल लेते हैं, इसको हम कहते हैं आर वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड द फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइंट ड्यू टू विच वी वांट टू फाइंड द फील्ड। हम उस पॉइंट पे जिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसका पोजीशन वेक्टर निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हम जिस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में वहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो यहां जो फॉर्मूला होता है बायोट-सैवर्ट लॉ, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ये होता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl क्रॉस r बाय आर क्यूब। समझ लो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल करंट एलिमेंट क्रॉस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एट विच यू वांट टू फाइंड द फील्ड डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, तो यहां पे क्या है, हम इसको एक्सप्लेन करें। यहां म्यू नॉट जो होता है
इसको बोलते हैं हम परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। यहां तो मी नॉट है तो ये एप्सिलॉन नॉट, ये है वैक्यूम या फ्री स्पेस, वैक्यूम और फ्री स्पेस। इसका मीनिंग क्या होता है बता रहा हूं। ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला। देखो इसका यूनिट क्या होगा, टेस्ला। देखो एम्पियर मीटर बाय मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, एम्पियर मीटर बाय मीटर क्यूब, सब कट हो जाएगा एम्पियर बाय मीटर। सो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये और ये मिलकर डायमेंशनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/L। तो एम्पियर यहां, मीटर यहां, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर ये इसकी यूनिट होती है वैक्यूम में। ठीक, इसका मीनिंग बता रहे हैं, पहले ये समझ लो। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। ठीक है, इसका मतलब है हम इसको ये भी लिख सकते हैं, यहां डी आर, यहां आर क्या है बताओ, यहां आर है ओपी। ओपी का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ, समझो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट आइडियल। इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर है, इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, यानी अगर हम इसके रेस्पेक्ट में पी के रेस्पेक्ट में ओ का पोजीशन वेक्टर लेते, मान लो हम ओ के रेस्पेक्ट में जो पी का पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं, हम अगर पी के वेक्टर में ओ का लेते तो आर की जगह क्या करते, माइनस आर डाल देते। अगर हम यहाँ पे ये आर जो है ये है ओपी वेक्टर, अगर हम यहाँ इसको लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ पीओ वेक्टर तो क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस ऑफ पीओ वेक्टर। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ये जो डिफरेंट फॉर्म्स दिए हुए हैं इसमें कौन कौन सही है। अगर हम इसकी जगह पे हम ओपी वेक्टर की जगह पीओ वेक्टर डाल दें तो यहां माइनस चला आएगा, डीएल क्रॉस पीओ वेक्टर माइनस पीओ वेक्टर, आई डीएल क्रॉस माइनस पीओ वेक्टर। और माइनस पीओ वेक्टर को क्योंकि हमने पीओ वेक्टर लिया और नेगेटिव साइन डाल दिया, उसको हम ये भी कर सकते हैं पीओ क्रॉस डीएल। सोचो अगर हम इस डीएल क्रॉस ओपी हमें लेना था डीएल क्रॉस ओपी, हम अगर इसको लिख दें डीएल क्रॉस माइनस पीओ, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज माइनस पीओ इज इक्वल टू ओपी। अब इसको हम लिख सकते हैं पीओ क्रॉस डीएल, तो बात तो वही हो गया ना, क्योंकि हम अब इसको उलट देंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस और बी क्रॉस बी, तो भी वही है। तो कभी कभी छकाने के लिए क्वेश्चन पूछता है, एससी वर्मा में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, इनमें से कौन कौन सा सही है अगर हम इसको लिखना चाहते हैं। तो इसको बस तुम याद रखो, बाकी तुम सब कर लोगे। यहाँ आर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट डीएल। ठीक, ये होता है, ये जो फॉर्मूला ये क्या है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड at point P, magnetic field at point P due to current element आइडियल, इसकी वजह से यहां का फील्ड है। यानी अगर तुम यहां पे पूरा फील्ड निकालना चाहते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे जितने भी एलिमेंट है सबके फील्ड को जोड़ोगे तब फील्ड आएगा। अगर तुम पॉइंट पी पे नेट फील्ड निकालना चाहते हो, तो तुमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक सिर्फ स्मॉल लेंथ की वजह से फील्ड बता रहा है। अगर तुम इसको टोटल फील्ड निकालना चाहते हो तो तुमको यहां पे भी निकालना पड़ेगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से भी निकालना पड़ेगा, इसकी वजह से भी निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो? ठीक, ये हो गया इसका। अब जरा इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखो क्या होता है। अगर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करें तो इस तरह से बनेगा। कैसा बनेगा देखो, अगर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करें
तो ये जो है समझो आईडीएल और आर वेक्टर के बीच में, ये जो तुम्हारा आईडीएल था, ये तुम्हारा आईडीएल था, और ये जो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर आर था, इसके बीच में एंगल है थीटा, इसके बीच में एंगल है थीटा। ये आईडीएल वेक्टर है और ये इसका पोजीशन वेक्टर, ये एंगल है थीटा। अगर तुम मैग्नीट्यूड देखो तो डीवी का मैग्नीट्यूड आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल आर साइन थीटा, क्योंकि आईडीएल और आर के बीच में एंगल है थीटा, आईडीएल आर साइन थीटा बाय आर क्यूब, जिसको तुम लिख सकते हो म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। यहां तुम ये भी कर सकते थे कि यहां पर तुम आर बाय आर, एक वेक्टर आर बाय एक आर को तुम आर कैप लिख सकते थे। तुम चाहते तो यहां से एक आर को निकाल के यहां आर स्क्वायर बना देते और इसको तुम आर वेक्टर की जगह आर कैप बना देते, तो अभी ठीक था, क्योंकि इस आर को तुम क्या लिखोगे, आर कैप को वेक्टर आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो ये हो जाएगा वेक्टर आर, इसको लिखोगे वेक्टर आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो वेक्टर आर बाय आर क्यूब। ये सब ठीक है, सब फॉर्मूले सही होते हैं। इसकी मैग्नीट्यूड आएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये इसकी मैग्नीट्यूड होगी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी जरा ये देखो, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये है आईडीएल वेक्टर, ये है आईडीएल वेक्टर और ये है आर वेक्टर, ये आईडीएल वेक्टर और ये है आर वेक्टर। जब तुम आईडीएल को आर की तरफ घुमाओगे तो आईडीएल और आर के प्लेन के परपेंडिकुलर, आईडीएल और आर के प्लेन, और यहां पे इस तरह होगा, ये डीबी इस तरह होगा। क्यों? सो ये जो है दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू plane containing ideal vector and r vector। आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर, जो ये है आर वेक्टर, ये आईडी, ये दोनों मिलकर जो प्लेन डिफाइन कर रहा है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर तुम देख सकते हो आइडियल क्रॉस आर का मतलब है इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इसके। जबकि तुम अगर यहां पे लोगे, कहां पे, तुम अगर इस पॉइंट पे लोगे, देखो इस पॉइंट, इसी आइडियल की वजह से, और तुम यहां लोगे तो कैसा मिलेगा, तो यहां आइडियल इस तरह और पोजीशन वेक्टर इस तरह से, आइडियल इस तरह, पोजीशन वेक्टर, आइडियल क्रॉस आर। बताओ आइडियल क्रॉस आर तुम्हारी तरफ यहां डॉट के फॉर्म में होगा। अब ये होता कैसा वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, होता कैसा, इसका मैग्नीट्यूड होगा आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और डायरेक्शन जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। समझो इस प्लेन पर मतलब है कि मान लो आईडीएल का डायरेक्शन ये है, मान लो आईडीएल का डायरेक्शन ये है, जब ये यहां पर है तो आईडीएल क्रॉस आर, आई तुम्हारी तरफ, यहां तुम्हारी तरफ, यहां लेके चले जाओ ऐसे, आईडीएल क्रॉस आर, फिर से तुम्हें ये सर्किल बनाता चला जाएगा, इस सर्किल बनाएगा, देखो कैसे। तो हर पॉइंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एक बात और ध्यान देना, ये अगर तुम्हारा आईडीएल है और इसकी वजह से तुम फील्ड निकाल रहे हो, ऐसा कोई भी पॉइंट जो इस आईडीएल के डायरेक्शन में लाई कर रहा है, चाहे आगे या पीछे, समझो ये अगर आईडीएल एक टुकड़ा है, आईडीएल एक टुकड़ा है, इसके डायरेक्शन में तुम कहीं भी चले जाओ, आगे या पीछे, इसके कारण फील्ड उस पर जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि अगर तुम यहां पे कोई पॉइंट लोगे तो ये जो पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का है, अगर तुम यहां पे कोई पॉइंट लोगे तो जो ये पोजीशन वेक्टर पॉइंट का है ओ के रेस्पेक्ट वो कितना बनाएगा, 0 डिग्री, तो साइन 0 कितना होता है, 0। उसी तरह से अगर तुम इसके पीछे जा रहे हो तो आईडीएल के साथ ये एंगल क्या बनाएगा, 180, तो क्या होगा, 0। इसीलिए अगर ये कोई करंट का वायर है, इसकी वजह से इस लाइन पे कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, magnetic field is 0 due to a current element on the line on which it lies, कहीं भी 0 आता है, ठीक। हम फिर से बता रहे हैं, देखो होता कैसे है।
अगर हम इसकी बात करें, किसकी, अगर हम इसकी बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कैसे करके काम करता है, तो समझो ये मान लो एक करंट एलिमेंट है छोटा सा, ये कोई जो है करंट एलिमेंट है छोटा सा, इस तरह से, ये है आइडियल, ठीक है। हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं, हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ये बहुत छोटा सा टुकड़ा है, इसकी वजह से ये फील्ड होगा, इसकी वजह से ये फील्ड बनेगा हर पॉइंट पे, वो सर्कुलर बनेगा। कैसे बनेगा देखो, इसकी वजह से ये फील्ड बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहां फील्ड ऐसे, यहां फील्ड कुछ ऐसे, यहां फील्ड कुछ ऐसे, यानी इसकी वजह से ये फील्ड बनेगा वो, और यही नहीं, ये पूरा बनेगा, ये पूरा सर्कल, हम तो सिर्फ क्वार्टर दिखा रहे हैं, ये पूरा सर्कल बनता है, यानी कि फील्ड ड्यू टू दिस इज आइडियल, आइडियल ये होगा बी, B1 B2 B3, बल्कि यहां भी एक फील्ड बनेगा, यहां भी एक फील्ड बनेगा ऐसे करके, इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो सारे फील्ड क्या बनेंगे, सर्कुलर बनेंगे, समझो B1 B2 B3 B4 B5 B6, यानी कि ड्यू टू आइडियल हम लिख सकते हैं, ड्यू टू आइडियल, ड्यू टू आइडियल fields are circular with centers lying on the line along ideal, आइडियल के अलॉन्ग लाइन खींच दो, उस सारे सर्किल के सेंटर वहां लाई करते हैं। अब समझो यहां इसको समझने के दो तरीका है। मैग्नेटिज्म का एक खास बात है पूरी मैग्नेटिज्म में, राइट हैंड थंब रूल, अभी बता रहा हूं हर जगह काम देगा, राइट हैंड थंब रूल, ये फिंगर है और ये थंब है। अगर फिंगर कारण है, अगर फिंगर कॉज है तो थंब इफेक्ट होगा, अगर फिंगर कॉज है तो थंब इफेक्ट होगा, और अगर थंब कॉज है तो फिंगर इफेक्ट होगा। मतलब अगर करंट थंब के अलॉन्ग है, अगर करंट थंब के अलॉन्ग है तो मैग्नेटिक फील्ड फिंगर के अलॉन्ग होगा, और अगर करंट में जो है फिंगर के अलॉन्ग है तो मैग्नेटिक फील्ड थंब के अलॉन्ग होगा हमेशा, और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक कारण, एक करंट दूसरा फील्ड इंटरचेंज कर सकते हो। तो यहां पर समझो तुम्हारा यहां पे करंट इस तरह से है, तुम्हारा करंट इस तरह से है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगा। तुम्हारा अगर करंट इस तरह से है, इस अगर करंट यहां से यहां जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, समझो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह बनेगा। यानी अगर ये करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बनेगा सर्कुलर, कि सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये तुम्हारी तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ होगा, यहां पे नीचे होगा, यहां पे तुमसे दूर होगा, और फिर यहां पे ऊपर होगा ऐसे। थंब, राइट हैंड का थंब अगर करंट के डायरेक्शन में है तो फिंगर बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, पूरा वायर नहीं भी है, एक छोटा सा टुकड़ा है वायर का, बट इसकी वजह से इस पूरे लाइन पे जहां भी फील्ड बनेगा वो ऐसा ही बनेगा। हालांकि मैग्नीट्यूड अलग अलग होगी, हालांकि मैग्नीट्यूड अलग अलग होगी, क्यों? क्योंकि अगर ये आइडियल है, अगर ये आइडियल है और तुम अगर इस पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हो, अगर तुम मान लो इस पॉइंट पे तुम फील्ड निकालना चाहते हो, किस पॉइंट पे, मान लो तुम इसकी वजह से यहां पे तुम फील्ड निकालना चाह रहे हो r डिस्टेंस पे, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, r है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, r है। तो तुम्हारा जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आएगा बताओ? यहां पे जो तुम्हारा b2 आएगा वो कितना आएगा? b2 आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl r साइन थीटा में r कट गया, साइन थीटा बाय r स्क्वायर, यही ना।
अब देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई को भूल जाओ, आइडियल तो सेम है, आइडियल तो सेम है, बच गया साइन थीटा और आर, बच गया साइन थीटा और आर, बच गया साइन थीटा और आर। अब ये बताओ, अगर हम इसकी बात करें, ये आर है और हम अगर, और यहां पे पर्टिकुलर थीटा है, जब तुम यहां जाओगे तो आर और थीटा दोनों चेंज कर जाएगा, जब तुम यहां जाओगे तो आर और थीटा दोनों चेंज कर जाएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज इस पूरे कोण पे समझो, अगर तुम इसको, अगर तुम इस पॉइंट को लेके, इस आर को लेकर तुम एक कोण बना दो, तो इस पूरे कोण पे थीटा भी सेम है मैग्नीट्यूड वाइज और डिस्टेंस भी सेम है। अगर यहां पे हम हैं और हमने यहां से यहां तक, हमने इस पॉइंट पे एक छोटा सा एलिमेंट कट किया है और हम यहां पे फील्ड निकाल रहे हैं। अब अगर हम इसको, अब अगर हम देखो, ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है आर और ये एक पर्टिकुलर एंगल है थीटा, अगर हम इसको ऐसे घुमा दें, अगर हम इसको ऐसे कोण पे घुमा दें तो डिस्टेंस भी सेम रहा, थीटा भी सेम रहा, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आएगा लेकिन डायरेक्शन घूमेगा। क्यों? सर्कुलर है, सर्कुलर है। तो हम इसको देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर इसके कारण हम अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं एक पर्टिकुलर, तो वो सर्कुलर होता है। सो हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर। तो क्लोज लूप बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बना रहा है। तुमको पहले बताए थे एक बार कभी, वर्क एनर्जी पावर जब पढ़ाए होंगे या पता नहीं पढ़ाए हैं कि नहीं कुछ बच्चों को, अगर मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बन जाए तो फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होता है। मैग्नेटिक फील्ड अगर क्लोज लूप बन जाए वो फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होता है। कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब ये क्लोज लूप बनाता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होता है, ऐसे करके। हम अगर छोटा सा टुकड़ा यहाँ लें, हम अगर छोटा सा टुकड़ा भले क्यों ना यहाँ लें, यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा आर डिस्टेंस पे, एक 2r पे, एक 3r पे, जहाँ मैग्नीट्यूड घटेगी, दूर होगा मैग्नीट्यूड घटेगी, यहाँ भी बनेगा। तो इनफाइनाइट चीजें बनती हैं, समझो इस तरह से। इसको अगर दिखाएं तो इस तरह से बनता है। अगर हम एक छोटा सा टुकड़ा, पूरी सबकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक छोटा सा टुकड़ा आइडियल ले लें यहां और हम इसको एक्सटेंड कर दें ऐसे, तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस तरह से है। बताओ करंट इस तरह से है, थंब मेरा, थंब के डायरेक्शन में करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, सच दैट मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा, सर्कुलर लूप्स बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, इसके कारण यहां पर ये डॉट होगा, तुम्हारी तरफ होगा। जब ये इस तरह से घूमेगा तो यहां पे ये तुम्हारी तरफ होगा, सबसे नजदीक में तुमसे दूर होगा, सबसे नजदीक में ये फील्ड जो है तुमसे दूर होगा, सबसे राइट में ये फील्ड क्रॉस होगा और सबसे दूर ये फील्ड लेफ्ट होगा। समझ रहे हो? ऐसे ले लो थंब को, जिधर फिंगर कर्ल कर रहा है उधर कर्ल करते जाओ। मैग्नीट्यूड भले अलग अलग हो, इनफाइनाइट लूप्स बनेंगे, क्योंकि अगर तुम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, याद रखना मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भले ही यहां पर तुमको पता हो, यहां तुम्हारा मैग्नीट्यूड पता है, पर इसकी डायरेक्शन सर्किल पे घूमेगी। तुम वो करके देख सकते हो। आइडियल क्रॉस बी जब यहां पे करोगे, जब यहां पे करोगे आइडियल क्रॉस बी तो इनवर्ड आएगा। आइडियल क्रॉस बी क्रॉस आर, सॉरी आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर यहां आएगा। जब यहां पे करोगे तो क्या होगा बताओ, आइडियल क्रॉस आर बाहर आएगा, यहां पे डॉट आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनता है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का बनेगा, ठीक है। अब समझो ये क्या होता है, क्या हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी, ठीक है। हम अगर यहां मीडियम कभी बदल जाए, अगर यहां मीडियम कभी बदल जाए, समझो अगर मीडियम कभी बदल जाए, तो यही एक हमारे पास बेसिक फार्मूला है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में।
अगर एक्सटेंडेड है, अगर बहुत सारे बहुत लंबा वायर है, अगर छोटा सा टुकड़ा के लिए निकल गया, अगर बहुत लंबा वायर है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके हम सबका फील्ड एक पॉइंट पे जोड़ देंगे तो नेट फील्ड चलाएगा। ठीक है, अब जरा समझो इस बात को। इस फॉर्मूले में अगर मीडियम बदल जाए, समझो म्यू नॉट को हमने क्या बोला था, म्यू नॉट को बोला था हमने परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। हम एक टर्म दिखा करते हैं म्यू, म्यू होता है, इसको बोलते हैं हम परमिएबिलिटी ऑफ ए मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ ए मीडियम, जिसको हम लिखते हैं म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ये होता है एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये होता है एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक, ये होता है एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ ए मीडियम। ऐसा ही हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी लिया था, ऐसा ही हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी लिया था। एप्सिलॉन नॉट होता था परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन होता था परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू म्यू नॉट। बट यहां एक फर्क होता है, ये जो म्यू है, म्यू आर, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, इवन नेगेटिव भी हो सकती है। इट कैन बी जो एप्सिलॉन आर का वैल्यू था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू, वो कभी भी 1 से छोटा नहीं होता था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने बस देखा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन आर जो था, रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ करती थी। वैक्यूम के लिए 1, वैक्यूम के लिए 1 और किसी पोलर मीडियम के लिए 1 से बड़ा। बट यहां पर म्यू, दिस कैन बी ग्रेटर देन 1, smaller than 1, equal to 1 and even negative। हम पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये सबसे ज्यादा होता है, 1 ही नहीं होता है, बड़ा ही नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है, पॉजिटिव और बड़ा। पैरामैग्नेटिक बड़ा, 1 से बड़ा लेकिन वैल्यू कम। डायमैग्नेटिक 1 से छोटा, और अगर वो मिशनर इफेक्ट में आ जाए, कंप्लीट एक्सक्लूजन कर दे, तो नेगेटिव हो जाता है। हम बताएंगे ये क्या होता है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम मीडियम का मीनिंग क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द, इट इज द मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू मैग्नेटाइज इट्स मटेरियल व्हेन ए फील्ड इज अप्लाइड। मतलब इसमें हम कहते हैं it is the ability of a medium to create or to induce magnetic polarization when an external magnetic field is applied। इसका मतलब क्या हुआ? तुमने एक फील्ड दिया 5 टेस्ला का या 1 टेस्ला का, तुमने एक फील्ड अप्लाई किया 1 टेस्ला का, और वो 1 टेस्ला का फील्ड इससे पास कराया। तुमने देखा इसके भीतर जाके इसने अपने मॉलिक्यूल्स को एक मैग्नेट बना लिया। इसने अपने मॉलिक्यूल्स को मैग्नेट बना लिया, तो 2 तरह से बनाएगा। एक तो ये अपने मॉलिक्यूल्स को मैग्नेट इस तरह से बनाएगा, अपने ये मॉलिक्यूल्स को मैग्नेट इस तरह से बनाएगा कि इसके अंदर फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में ही बनेगा। जैसे बाहर से तुमने 1 टेस्ला दिया, अंदर में इसके मॉलिक्यूल्स बन गए मैग्नेट, और उन्होंने 2 टेस्ला दे दिया, यानी नेट फील्ड कितना हो गया? 3 टेस्ला। इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा, तुमने 1 टेस्ला दिया, इसने क्रिएट तो किया उसी डायरेक्शन में, बट बहुत कम किया,
0.1 टेस्ला क्रिएट किया, तो 1 बाहर से और 0.1 उसी डायरेक्शन में, तो कितना हो गया 1.1 टेस्ला। इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तीसरा, तुमने 1 टेस्ला दिया, इसने क्रिएट कर दिया उल्टा, कितना 0.2 टेस्ला, तो बचा कितना, बचा इसमें 0.8 टेस्ला, घट गया ना। इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, DIA, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। चौथा, तुमने दिया 1 टेस्ला, इसने क्रिएट कर दिया 2 टेस्ला पीछे, कितना हुआ, कितना हो गया इसके अंदर, यानी ये तुमने अगर 1 दिया था तो ये -1 क्रिएट हो गया। इसको बोलते हैं ये होता है मेसनर इफेक्ट में, जब कंप्लीट एक्सक्लूजन होता है तो, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क है, किस हद तक वो अपने मॉलिक्यूल्स को मैग्नेटाइज करके बाहर के फील्ड को इफेक्ट कर रहा है। अगर वो बाहर के फील्ड को एनहेंस कर रहा है, उसको बोलते हैं, उसका μr पॉजिटिव है, अगर घटा रहा है तो बोलते हैं μr नेगेटिव है। हम देखेंगे इसको जब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल देखेंगे तो, ठीक है। चलो अब ये बताओ कि हमने बेसिक फॉर्मूला देख लिया कि μ0/4π आइडियल क्रॉस r/r3, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अब अगर हमको एक्सटेंडेड केसेस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हम अब इंटीग्रेट करके निकालते हैं कुछ फॉर्मूले, ताकि हम उसको यूज कर सकें, ठीक है। कोई डाउट यहां तक में? तो देखिए, हम अब इसका एक्सटेंडेड फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड वायर, फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर अगर हम निकालना चाहते हैं, हमारे पास तरीका बड़ा सिंपल है। हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर इंटीग्रल ऑफ dv μ0/4π आइडियल क्रॉस r/r3, इसको इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट द नेट फील्ड एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर नेट फील्ड आ जाएगा। तो करते हैं, सबसे पहले हम ये निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो हम जानना चाहते हैं पहला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। हमारे पास एक स्ट्रेट वायर इस तरह से, हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है इस तरह से, ठीक है, जो करंट फ्लो कर रहा है I, हमारे पास यहाँ स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। हमको यहाँ फील्ड निकालने के लिए पूछा गया है, क्या पूछा गया है, आप यहाँ पे फील्ड निकालिए। हमसे पूछा गया यहाँ पे फील्ड निकालिए, कितने डिस्टेंस पे, मान लो ये डिस्टेंस है d, यहाँ करंट फ्लो कर रहा है I, ये एक स्ट्रेट सेक्शन ऑफ वायर है और हमको इस पॉइंट पे फील्ड पूछा गया है। कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला ये बेसिक एक स्मॉल स्टेप के लिए, हम उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ से किसी हाइट y पे जाते हैं, हम यहाँ से किसी हाइट y पे जाते हैं, इस पॉइंट से हमको इस पॉइंट पे फील्ड पूछा गया, हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं परपेंडिकुलर, यहाँ से किसी हाइट y पे जाते हैं, फिर वेरी वेरी स्मॉल हाइट dy पे जाते हैं, वेरी वेरी स्मॉल हाइट dy पे जाते हैं, और हम इसकी वजह से यहाँ फील्ड निकालना चाह रहे हैं, हम इसकी वजह से यहाँ फील्ड निकाल, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर, समझ रहे हो। इस आईडीएल के कंपैरिजन में, इस आई डीवाई के कंपैरिजन में, इस आई डीवाई के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ये हो जाएगा। हम फॉर्मूला लगा देते हैं इसके ऊपर, हम क्या लिखेंगे, मान लो ये एंगल है थीटा, या मान लो कि एक काम करो कि किसी को थीटा मान लो, चलो ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर, एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर। याद रखना ये नहीं है एंगल, ये नहीं है, आइडियल इस तरह से है और आर इस तरह से है। तो जब टेल से टेल मिलता है,
जब टेल स्टार्टिंग पॉइंट रहता है सेम, तब हम कहते हैं इसको थीटा। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। सही है ना? म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल dy मीन्स dy। ठीक है, where theta is the angle between this vector and this vector. कोई डाउट? अब देखो इसका डायरेक्शन क्या होगा बताओ। आइडियल इधर, आर इधर, आइडियल क्रॉस आर, आइडियल इधर, आर इधर, आइडियल क्रॉस आर मीन्स अंदर की तरफ। देखो आइडियल को आर की तरफ घुमाओ, ऐसे थंब अंदर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, आइडियल क्रॉस आर अंदर की तरफ होगा। तुम वैसे भी समझ सकते थे, तुम अगर इसको इस तरह से जो है करोगे और सर्किल बनाओगे, इस तरह से करोगे और सर्किल बनाओगे, इसके लेफ्ट में डॉट बनेगा तुम्हारी तरफ, और इसके राइट में क्रॉस बनेगा। ठीक है, अगर तुम इसको इस तरह से लो तो देखो इधर से डॉट, इधर से क्रॉस। ठीक, अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये बताओ, इसकी वजह से फील्ड यहां क्रॉस, इसकी वजह से यहां फील्ड क्या होगा, इसकी वजह से यहां फील्ड क्या होगा, क्रॉस ही होगा। इसकी वजह से यहां फील्ड क्या होगा, तो आइडियल क्रॉस आर, क्रॉस ही होगा। आइडियल क्रॉस आर क्रॉस ही होगा, सबकी वजह से क्रॉस ही है। तो इस पॉइंट पे हर एक एलिमेंट की वजह से फील्ड यूनिडायरेक्शनल है। तुम कहीं भी आइडियल ले लो और उस आइडियल के रेस्पेक्ट में, तुम कहीं भी आइडियल ले लो और उस आइडियल के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर लो और आइडियल क्रॉस आर करो, अंदर ही आएगा, क्रॉस ही आएगा। क्रॉस इसका मतलब है हमको इसका कंपोनेंट नहीं निकालना है, हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर सारे फील्ड एक डायरेक्शन में है तो सिंपली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, नहीं तो आई कैप जे कैप एक्स कंपोनेंट अलग करेंगे इंटीग्रेट और वाई कंपोनेंट अलग करेंगे, क्योंकि ये वेक्टर है। तो ये ऑल सेम डायरेक्शन ड्यू टू ऑल, सेम डायरेक्शन ड्यू टू ऑल आइडियल, है ना। तो क्या करते हैं, देखो इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई कॉमन, आई कॉमन, इंटीग्रल ऑफ dy साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, हमको इसको इंटीग्रेट करना है पूरे वायर पे। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है जरा देखो, थीटा भी वेरिएबल है, हर पॉइंट पे थीटा बदलेगा, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे थीटा हर पॉइंट पे क्या होगा, वेरी करेगा। थीटा वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, इस पॉइंट से जो हाइट है वो भी क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। आर वेरी करेगा, देखो आर भी करेगा वेरी। तो हमको क्या करना है, इस पूरे को एक वेरिएबल के टर्म में लिखना पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल के टर्म में, नो प्रॉब्लम। हम आर के टर्म में लिख लें तो स्टार्टिंग आर टू फाइनल आर, यहां से यहां तक की दूरी लिखाएगी स्टार्टिंग आर, और यहां से यहां तक की दूरी लिखाएगी फाइनल आर। हम इसको अगर सबको y के टर्म में डाल दें तो स्टार्टिंग में y जो है यहां से नीचे माइनस वाई से प्लस वाई, माइनस डेप्थ से प्लस हाइट, माइनस डेप्थ से प्लस हाइट कर सकते हैं, या थीटा के टर्म में कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इन सबको थीटा के टर्म में लिख रहे हैं, हम सबको थीटा के टर्म में लिख रहे हैं। देखो कैसे, इस ट्रायंगल की एक खासियत है, इस ट्रायंगल की एक खासियत है, इस ट्रायंगल में डी कांस्टेंट है, आर चेंज होगा, वाई चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, बट ये डी सेम रहेगा। तो हम इस डी के टर्म में इसको लिख लेते हैं। कैसे, हम यहां सबसे पहले क्या करते हैं, आर को निकालते हैं डी के टर्म्स में। तो क्या हम लिख सकते हैं बताओ, ये एंगल कितना है, ये एंगल है 180 माइनस थीटा, लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। बताओ साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, डी बाय आर, डी बाय आर। इसका मतलब डी हो जाएगा इक्वल टू, सॉरी आर हो जाएगा इक्वल टू डी कॉसेक थीटा, हो जाएगा। यहां डाल दो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, ये कितना हो जाएगा बताओ, आर की क्या लिख दोगे तुम, आर की क्या लिख दोगे, डी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो आर को लिख दिया हमने डी के टर्म में और थीटा के टर्म में। इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, सो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज दिस, ये लिख दिया। अब क्या करना है, अब लिखना है dy को, अब लिखना है dy को इन टर्म्स ऑफ
थीटा। तो बताओ इस ट्रायंगल में देखो tan थीटा लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, y और d में रिलेशन पहले निकालते हैं, y और d में क्या लिखेंगे, tan 180 डिग्री माइनस थीटा, सही है जी, tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू डी बाई वाई, सही है। यहां से आएगा y इज इक्वल टू माइनस डी कॉट थीटा, सही है जी, बिकॉज दिस इज माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। तो क्या हम ये लिख सकते हैं डी वाई इज इक्वल, हमको डी वाई निकालना है ना, डी वाई बाई डी थीटा कर दो, डी वाई बाई डी थीटा कितना होगा, माइनस डी कॉन्स्टेंट कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सही है। तो क्या हम डी वाई को लिख सकते हैं, क्या हम डी वाई को लिख सकते हैं डी इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्या हम डी वाई को लिख सकते हैं डी इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखो क्या हो गया, डी कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा कट गया, एक डी कट गया, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, डी तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा, सही है, इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा। यहां थीटा क्या था, अब समझिए यहां थीटा क्या था, तो इसको हम तीन फॉर्म में लिखेंगे। थीटा था एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस आइडियल वेक्टर। तो जब तुम इस वायर को कट करना शुरू करोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करोगे करंट के डायरेक्शन में, तो पहला टुकड़ा तुम यहां लोगे, कहां लोगे, यहां लोगे, पहला टुकड़ा तुम यहां लोगे और अंतिम टुकड़ा तुम यहां लोगे, कहां लोगे, यहां लोगे, लोगे ना, पहला टुकड़ा तुम यहां लोगे और लास्ट टुकड़ा तुम यहां लोगे, पहला टुकड़ा तुम यहां लोगे और लास्ट टुकड़ा तुम यहां लोगे। पहला आइडियल यहां से लोगे, यहां से कट करते करते नीचे से ऊपर तक जाओगे करंट के डायरेक्शन में, पहला यहां पे स्टार्ट करोगे और एंड यहां करोगे। यहां पे ये जो एंगल बन रहा है, यहां पर ये जो एंगल ये कहलाएगा थीटा 1, यहां ये जो एंगल बन रहा है ये कहलाएगा थीटा 1, और यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ये कहलाएगा थीटा 2, समझ रहे हो, आइडियल और पोजीशन वेक्टर, आइडियल और पोजीशन वेक्टर, इसको इंटीग्रेट कर दें कहां से, थीटा 1 से थीटा 2। तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा, दैट वुड बिकम कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, सही है। और डायरेक्शन तो ये होगा ही, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी कॉस थीटा 1, पहला एंगल यहां पे कॉस थीटा 1 और लास्ट यहां पे कॉस थीटा 2, सही है। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को, ये स्ट्रेट वायर का, इसके स्पेशल केस में सारे केस आएंगे, इसके स्पेशल केस में सारे केस आएंगे, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, फाइनाइट, कुछ भी होगा सब इसके स्पेशल केस में आएगा। देखो कैसे बता रहा हूं, पहले ये बताओ यहां कोई डाउट है किसी को, कहीं कोई इंटीग्रेशन गलत मैंने किया हो कुछ ऐसा। अब देखो हम अब इसके सब केसेस ले रहे हैं, ठीक, हम इसके सब केसेस ले रहे हैं। इसके फॉर्मूले को लिखने का मेरे पास 3 मेथड है, हम इसको 3 तरह से लिख सकते हैं, कैसे कैसे समझो, और ये पिक्चर बस दिमाग में क्लियर कर लो, बाकी तो पहला क्वेश्चन बहुत सारा तुमको इस पे बेस्ड मिलेगा, इसका यूज तुमको हम कराएंगे। क्या क्या होता है देखो, सबसे पहला जो है हमारा जो स्ट्रेट वायर के कारण था वो इस तरह से था, कैसे था, ये हमारे स्ट्रेट वायर है,
ये हमारा स्ट्रेट वायर है, ठीक है। ठीक है, यहां पर हमको फील्ड निकालना था, कितने डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे, और करंट इस तरह से फ्लो कर रहा था। हमने क्या किया, इस पॉइंट को जहां फील्ड निकालना है, इस पॉइंट को मैंने इसके एंड से ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने क्या किया, इसके दोनों एंड से ज्वाइन कर दिया, ठीक। ये एंगल हमारा θ1 और ये एंगल है हमारा θ2। तो फील्ड का डायरेक्शन तो सिंपल है, अगर तुम ऐसे कर दो तो ये इस तरह से होगा, ऐसे होगा, और लेफ्ट अगर होता, ये पॉइंट लेफ्ट होता तो डॉट होता, ये पॉइंट इधर होता सामने इसके ऊपर तो राइट होता। ऐसे है, ऐसे है, सबसे लेफ्ट में तुम्हारी तरफ, सबसे राइट में तुमसे दूर, टेंजेंट बनाओगे, यहां पे टेंजेंट बनाओगे तुमसे दूर सर्किल पे, सबसे फ्रंट में इधर, और सबसे बैक में लेफ्ट। तो तुम यहां इसको लिख सकते हो, पहला क्या लिख सकते हो, तुम यहां लिख सकते हो कि B इज इक्वल टू μ0I/4πd, हमने लिखा था cos θ1 माइनस cos θ2। ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें याद रखना कि यहां आइडियल करंट के साथ ये पोजिशनल वेक्टर बना रहा था θ1, और करंट के लास्ट पॉइंट पे डायरेक्शन से ये बना रहा था पोजिशनल वेक्टर θ2। अगर हम इस θ2 को इसके θ3 के टर्म में लिखना चाहें, और हम इंटरनल एंगल के रूप में लिखना चाहें, इंटरनल, ये भीतर का है, ये भीतर का है, इंटरनल एंगल, तो क्या होगा, cos θ2 को लिख दोगे, cos θ2 को लिख दोगे, θ2 को लिख दोगे तुम 180 डिग्री माइनस θ3, cos θ2 को तुम लिख दोगे 180 डिग्री माइनस θ3, तो तुम्हारा आएगा, देन यू वुड गेट, और तुम cos θ2 को लिख दोगे तो ये हो जाएगा प्लस μ0I/4πd, ये हो जाएगा cos θ1 प्लस cos 180 डिग्री माइनस θ3, हो जाएगा cos θ3। सही है। अगर तुम इसको इस टर्म में ना लिखना चाहो, तुम क्या करना चाहते हो कि तुमने इस पॉइंट से यहां ड्रॉप किया था परपेंडिकुलर, इस पॉइंट इसको ज्वाइन कर दिया, मान लेते हैं कि ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा, मान लेते हैं ये एंगल है नीचे की तरफ अल्फा और ये है ऊपर की तरफ बीटा, ठीक है, ये है अल्फा, ये है बीटा। तो तुमको पता है θ1 प्लस अल्फा इज 90 डिग्री एंड θ3 प्लस बीटा इज 90 डिग्री, यानी कि cos θ1 बन जाएगा sin अल्फा, और cos θ3 बन जाएगा कितना, cos θ3 बन जाएगा sin बीटा। ये भी तरीका है, ले सकते हो, ठीक, किसी भी टर्म में तुम इसको लिख सकते हो। अब समझो स्पेशल केसेस, पहला इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, क्या चीज, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, इसका मतलब क्या हुआ, इधर भी ये इंफिनिटी से आ रहा है, इधर भी ये कहां से आ रहा है, इंफिनिटी से, और उधर भी ये कहां जा रहा है, इंफिनिटी पे जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, समझो स्पेशल केस, कि ये जो करंट है ये आ भी रहा है इनफाइनाइट से और जा भी रहा है इनफाइनाइट तक, इंफिनिटी से आ रहा था और इंफिनिटी पे जा रहा है, और तुमको यहाँ फील्ड निकालना है, ये इंफिनिटी से आ रहा था और इंफिनिटी पे जा रहा है, तुमको यहाँ फील्ड निकालना है, देन बी वुड बिकम, तो तुम इसको किस टर्म में लिखना चाहते हो, समझो, अगर तुम अल्फा और बीटा के टर्म में चाहते हो लिखना, तो अल्फा है 90, इंफिनिटी का मतलब क्या है, अल्फा है 90 और बीटा भी है 90, अल्फा 90 बीटा 90, कितना हो जाएगा 2, ये ब्रैकेट बन जाएगा 2। अगर तुम जानना चाहते हो इसके टर्म में और इसके टर्म में, तो जब ये पॉइंट नीचे जाएगा, जब ये पॉइंट नीचे जाता जाएगा
तो ये एंगल घटते जाएगा। जब ये पॉइंट नीचे जाते जाएगा तो पोजीशन वेक्टर ये एंगल घटते घटते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। θ1 0 और θ2 180 डिग्री, θ1 0 और θ2 180 डिग्री, क्योंकि ये इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। तो यहां पे अगर दोगे 0, यहां दोगे 180, तो 2 हो जाएगा। अदरवाइज तुम यहां पे दोगे 90, यहां दोगे 0, यहां भी दोगे 0, ये भी 0, ये भी 0, जो भी करो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो बी का वैल्यू आएगा μ0I/2πd, μ0I/2πd। समझ गए? इनफाइनाइट वायर के केस में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड किसी डिस्टेंस डी पे होता है μ0I/2πd, μ0I/2πd। ठीक है, कोई डाउट? दूसरा सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट का मतलब है एक तरफ एंड है, एक तरफ इनफाइनाइट तक है और एक एंड के सामने ये पॉइंट है, जस्ट सामने। सेमी इनफाइनाइट का मतलब है कि या तो ये आ रहा है इनफाइनाइट से और यहां पर एंड हो रहा है और पॉइंट जस्ट इसके सामने है। ये आ रहा है इनफाइनाइट पे और यहां पर एंड हो रहा है, समझो आ रहा है इनफाइनाइट से और यहां पे एंड हो रहा है। या फिर ये स्टार्ट हुआ यहां से और जा कहां रहा है, इनफाइनाइट तक, और पॉइंट इस एंड के सामने है। यानी एक एंड उस पॉइंट के जस्ट सामने है और दूसरा एंड इनफाइनाइट पे है। चाहे वो लास्ट पॉइंट सामने हो जहां से आ रहा है इनफाइनाइट हो, या जहां से जा रहा है वो सामने हो, जहां पहुंच रहा है वो इनफाइनाइट हो। दोनों को हम लोग सेमी इनफाइनाइट केस ही बोलते हैं। तो इस केस में θ1 अल्फा बीटा को देखो, अल्फा 0 बीटा 90, अल्फा 0 बीटा 90 या बीटा 0 अल्फा 90, क्योंकि एक के जस्ट सामने है, एक के जस्ट सामने। इसका मतलब अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, इस एंड को ऊपर ले जाएं, लेते जाएंगे तो ये अल्फा घटते जाएगा और फाइनली इस एंड को यहां ले आए तो अल्फा घटते घटते 0 हो जाएगा। और बीटा अभी भी 90 है, एक 90 एक 0, तो ये कितना हो जाएगा, आ जाएगा B = μ0I/4πd, because now this becomes 1 0 1 1, एक 0 एक 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनफाइनाइट वायर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया था यहां पे, उसमें हाफ, उसमें 50% इसके ऊपर वाला क्रिएट किया था और 50% इसके नीचे वाला क्रिएट किया था, क्योंकि अकेला एक सेमी इनफाइनाइट μ0I/4πd क्रिएट कर रहा है, जबकि इनफाइनाइट वायर μ0I/2πd क्रिएट किया था, इसका डबल किया था। तो इस होना भी चाहिए, क्योंकि यहां से यहां तक का, इन्फिनिटी से यहां तक का वायर इतना क्रिएट कर रहा है और यहां से इन्फिनिटी तक का वायर भी इतना ही क्रिएट कर रहा है, μ0I/4, दोनों का सम μ0I/2πd होता है। तीसरा, यहां कोई डाउट? इसको याद रखना, इसको याद रखना, μ0I/2πd। करंट का डिफिनीशन यहीं से आता है। करंट का डिफिनीशन, सॉरी, करंट को ये एम्पियर में डिफाइन किया गया SI यूनिट में, उसमें यही आता है। अभी तक के क्वेश्चन में तुमको मैग्नेटिक फील्ड हम देते थे, अब तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकाल के तब हो सकता है फोर्स या टॉर्क निकालना पड़े। ठीक है, ये हो μ0I/2πd। क्या हो? ठीक नहीं, ठीक। अब देखो फाइनाइट केस में देखते हैं क्या होगा। लेट अस सी इन द केस ऑफ फाइनाइट केस। कुछ फाइनाइट केसेस पहले हम देख लेते हैं। मान लो मेरे पास क्वेश्चन इस टाइप से है, फाइनाइट केसेस देख लेते हैं। ये एक वायर है, इसकी लेंथ है L, करंट है I, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितने डिस्टेंस पे, L/2 डिस्टेंस पे हमको फील्ड निकालना है। ये करंट कैरिंग वायर है, इसकी लेंथ है L और ये इसका बाइसेक्टर है, हमको यहाँ पे फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो इसको इससे ज्वाइन कर दो, तो पता है ये L/2 हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा L/2 हाफ, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो तुम जानते हैं यहाँ B का मैग्नीट्यूड होगा μ0I,
बाय 4 पाई डी। डी का मतलब क्या दिया हुआ है, L/2। डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, L/2। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई L/2। ठीक है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई और 2 sin 45 डिग्री। ठीक है, मान लो तुमसे हम ये पूछे क्वेश्चन इस टाइप से है, ये 24 मीटर का एक वायर है, करंट है आई। ये 24 मीटर का एक वायर है, करंट है आई। हमको यहाँ फील्ड निकालना है, हमको यहाँ फील्ड निकालना है। कहाँ पे बता रहा हूँ, ये लेंथ दिया हुआ है सपोज, ये लेंथ दिया हुआ है सपोज 8 मीटर। ठीक है, 8 लेते हैं, 8 लेते हैं तो ठीक है, ये हो गया 8। ये है 6 मीटर। अच्छा, इक्कीस मीटर मान लो, ये है 9 मीटर, ये है 9 मीटर और ये है सपोज, ये लेंथ है 12 मीटर। ठीक है, 9 और 12, ठीक है। एक में है 16 मीटर, 16 है ना, ठीक है। 4/3 ये एक केस है। ये टोटल लेंथ कितना था, 25 मीटर। ये करंट कैरिंग वायर है आई, इसका टोटल लेंथ है 25 मीटर। तुमको यहाँ फील्ड निकालना है, तो तुम जानते हो ये एंगल क्या हो जाएगा, 37 डिग्री। ये हो जाएगा 53 डिग्री। बाकी तुम निकाल सकते हो, बाकी तुम निकाल सकते हो। याद रखना कभी भी अगर स्ट्रेट वायर इस तरह से है ऐसे करके, और तुमसे यहां पर पूछा गया है क्या, फील्ड, या यहां पर पूछा गया है फील्ड, इसके कारण यहां पे फील्ड पूछा गया है, ये फील्ड आएगा 0। तो स्ट्रेट वायर पर अगर लाई कर रहा है तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी का फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी तो बाहर के लिए है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी वहां पे 0 पे क्या दे रहा है, इन्फिनिटी दे रहा है। बट वो एक्चुअली में जब डीएल एलिमेंट लोगे, हर डीएल के साथ एक क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर का 0 आएगा, तो उस पर 0 आता है। ठीक, बिफोर आई कम टू इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं और जो हम बनाते हैं, हम एक बार क्या करते हैं, पहले इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम इसको पूरा एनालिसिस करेंगे। बट उसके पहले हम पहले एक मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट, उसके हम न्यूमेरिकल पे बहुत सारे न्यूमेरिकल है, बहुत आसान न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम दोनों को मिक्स करके ही बनाएंगे क्वेश्चन ज्यादातर। ठीक है, या चलो अगर हम मेरे से ये पूछा गया है, सपोज क्वेश्चन कभी इस टाइप से है, कैसा है कि मान लो एक वायर ऐसे आया इन्फिनिटी से, फिर यहाँ पे एक टर्न लिया 90 डिग्री पे, और फिर चला गया इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से आया और इन्फिनिटी पे चला गया। ठीक है, तुमसे पूछा गया फाइंड द फील्ड हियर, कहाँ पे तुमसे पूछा गया फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट। यहां से एक इसके एंगल बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है, यहाँ एक एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट है P, तो ये यानी कि 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है।
ये डिस्टेंस है, मान लो कुछ है, ये डिस्टेंस मान लो कि है आर है, यहाँ फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ फील्ड निकाल, पहले हम क्या करेंगे, इसमें दो स्ट्रेट सेक्शंस हैं, एक स्ट्रेट सेक्शन 1 और एक सेक्शन है 2। हमको यहाँ फील्ड निकालना है दोनों की वजह से, B1 और B2, और दोनों को ऐड कर देना है। पहले ये देखो, B1 की वजह से फील्ड क्या होगा, नीचे देखो, B1 की वजह से फील्ड होगा क्रॉस, B1 की वजह से इसके नीचे फील्ड अंदर जाएगा क्रॉस, और B2 की वजह से, और B2 की वजह से भी ये क्रॉस ही होगा। B1 की वजह से फील्ड इस तरह, इसके ऊपर डॉट, नीचे क्रॉस, इसकी वजह से 2 की वजह से इसके राइट में डॉट, लेफ्ट में क्रॉस, तो यहाँ दोनों की वजह से क्रॉस हो। निकाल लो, कुछ नहीं करना है, इसको ज्वाइन कर दो। इमेजिन करो तुमने इसको क्या किया, यहाँ से ज्वाइन कर दिया था इन्फिनिटी से, ये एंगल कितना होगा 0 डिग्री, ये कितना है 45 डिग्री। तो क्या लिख दोगे, B = μ0I/4π, और ये D कितना होगा सो बताओ, व्हाट इज दिस D? D = R/√2 हो गया ना, R/√2 इंटू cos 45 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री। हम अंदर वाले एंगल, या हम ये भी ले सकते हैं, तो 45 डिग्री इसको और 90 डिग्री इसको, तो साइन का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं, साइन का फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला क्या होगा, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, सेम ही है। तो ये हो जाएगा, ये एक के कारण, ये एक के कारण, इसके कारण भी वही आएगा, ये सिर्फ इसके कारण है, इसके कारण भी यही आएगा। तो इसी को 2 टाइम्स कर दो, तुम निकाल सकते हो, और डायरेक्शन तो क्रॉस हो गए। ठीक है, देखो, तो ऐसे हम क्वेश्चन देखेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि हम दोनों लेंगे, मतलब सर्कुलर सेक्शन और इसके सेक्शन मिला के, सर्कुलर और स्ट्रेट सेक्शन मिला के हम बहुत सारे डायग्राम बनाएंगे, और एक पर्टिकुलर पॉइंट में बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। ठीक है, पहले हम फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट निकाल लेते हैं, फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट निकाल लेते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा बायट-सवर्ट लॉ से है, फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट एट इट्स सेंटर। हम एक्सेस पे भी निकालेंगे, बट आज मेरे ख्याल से टाइम कम है, नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, एक सेंटर पे, तो है क्या कि ये एक सर्कुलर करंट है, ये एक सर्कुलर करंट, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, आई, रेडियस है आर, रेडियस है इसकी आर। तुमसे पूछा गया इसके सेंटर पे फील्ड निकालो, तो क्या करोगे, सबसे पहले तुम्हारे पास फॉर्मूला एक ही है, तुम्हारे पास पूरी वायर का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तुम्हारे पास बेसिक फॉर्मूला सिर्फ बायट-सवर्ट लॉ है। तुम यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा कट करो, तुम यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा कट करो, कितना, IDL, करंट की डायरेक्शन में छोटा सा टुकड़ा मीन्स टेंजेंशियल कंपोनेंट, IDL। इसके कारण यहाँ जो फील्ड होगा, इसके कारण यहाँ जो फील्ड होगा, इसके कारण यहाँ जो फील्ड होगा निकाल लो। इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर ये है, इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर R है ना, इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर R है, और ये इस पॉइंट पे निकालना है हमको, इस पॉइंट पे निकालना है फील्ड। तो इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर है ये। और हम इसमें लिखते हैं dV = क्या था, IDL क्रॉस R बाय R3। IDL R sin 90 डिग्री, क्यों sin 90 डिग्री, एक टेंजेंशियल है और दूसरा रेडियल है, sin 90 डिग्री बाय R3, that would become IDL μ0/4π, सॉरी क्या लिख रहा हूं, μ0/4π IDL क्रॉस R by R3, μ0/4π IDL R sin 90 डिग्री by R3, and that would become equal to μ0/4π IDL by R²। यहाँ ये R क्या है, ये डिस्टेंस कितना है, रेडियस है, तो इसको डाल देते हैं रेडियस R का स्क्वायर। ये जो पोजीशन वेक्टर R था उसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल। अब ये बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये इस तरह से IDL क्रॉस B, IDL क्रॉस R, IDL क्रॉस R ऊपर की तरफ, IDL क्रॉस R ऊपर की तरफ, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ होगा ऐसे,
ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ होगा, बिकॉज आइडियल क्रॉस आर, आइडियल को आर की तरफ घुमाओ ऐसे, थंब तुम्हारी तरफ जाएगा, आइडियल क्रॉस बी, आइडियल बी। नाउ समझो इस बात को, ये जो तुमको मिला है ये हर एक के कारण मिलेगा सेम फील्ड। अगर इसने इतना फील्ड बनाया तो ये कितना फील्ड बनाएगा, ये आइडियल कितना बनाएगा, उतना ही बनाएगा और उसी डायरेक्शन में बनाएगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर और आर वेक्टर घूम गया, आइडियल भी घूम गया, आइडियल भी घूम गया और आर भी घूम गया, बट आइडियल क्रॉस आर अभी भी उतना ही है। तो हर एलिमेंट इक्वल फील्ड बनाएगा और सेम डायरेक्शन बनाएगा। इसको इंटीग्रेट कर दो और टोटल फील्ड निकालना है, इसको इंटीग्रेट कर दो। तुम जानते हो ये एलिमेंट लो या ये लो या ये लो या कोई भी ले लो, एलिमेंट तुम चाहे कोई भी ले लो, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये आर हर जगह सेम है, आई कांस्टेंट है, सिर्फ तुमको इंटीग्रेट करना है किसको, डीएल को। और तुम जानते हो ये डीएल स्केलर है, ये डीएल मैग्नीट्यूड है, डीएल का मैग्नीट्यूड जोड़ते जाओगे कितना है, पेरीमीटर आएगा। तो ये हो जाएगा देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई आर स्क्वायर आई इंटू 2 पाई आर, म्यू नॉट बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ये लेंथ कितना हो जाएगा, पेरीमीटर 2 पाई आर, तो ये इस पाई से पाई कट जाएगा, आएगा म्यू नॉट आई बाय 2 आर, कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 आर। दो चीजें समझ लो, पहली बात, यहां पर अगर हम करंट के डायरेक्शन में अपने हैंड को घुमाएं, करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करें, थंब का डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है बी का डायरेक्शन। पिछले केस में था करंट इस तरह से था, स्ट्रेट वायर के केस में करंट इस तरह से था तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से था। पिछले केस में इनफाइनाइट करंट में करंट इस तरह से था तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर था। अब क्या हो गया, करंट हो गया सर्कुलर तो मैग्नेटिक फील्ड थंब के डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, पहली बात डायरेक्शन वाइज। दूसरी बात यहां पर पाई नहीं होता है नीचे, वहां क्या था म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, वहां क्या था म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, 2 पाई आर स्ट्रेट वायर में, यहां होता म्यू नॉट आई बाय 2 आर, यहां होता म्यू नॉट आई बाय 2 आर। ठीक, यहां ये फील्ड बनेगा। ठीक, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तुम्हारी तरफ, अगर करंट क्लॉकवाइज होता अंदर जाता फील्ड, यहाँ क्रॉस बनता। ठीक, अब देखो ये जो कंट्रीब्यूशन तो सबका सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं अगर ये सिर्फ एक आर्क होता ऐसे, अगर ये सिर्फ एक आर्क होता ऐसे, एक सर्किल का एक पार्ट होता समझो, और एक सर्किल का एक पार्ट होता, इतना ही बड़ा आर्क, पूरा सर्किल नहीं है, पूरा सर्किल नहीं है, रेडियस है आर, और ये एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा, करंट है आई, तो यहां फील्ड कितना बनता, 2 पाई मिल के बना रहा था इतना, 2 पाई मिल के बना रहा था फील्ड कितना, इतना, म्यू नॉट आई बाय 2 आर। पूरा सर्किल होता तो फील्ड बनता म्यू नॉट आई बाय 2 आर। यूनिट है तो 1/2 पाई टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2 आर। देयरफॉर अगर ये थीटा एंगल ही सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, तो थीटा एंगल बनाएगा म्यू नॉट आई थीटा बाय 2 पाई। जिस फ्रैक्शन में एंगल है, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क डिवाइडेड बाय टोटल एंगल सबटेंडेड बाय द रिंग 2 पाई इनटू म्यू नॉट आई बाय 2 आर। ये इसका फ्रैक्शन हो जाएगा बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थीटा एंगल में इतना होगा। और डायरेक्शन यहां क्या होगा, देखो हम राइट हैंड फिंगर को कर्ल कर रहे हैं क्लॉकवाइज, थंब अंदर जाएगा, थंब जो है मेरा भीतर जाएगा, तो यहाँ क्रॉस के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक, अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरह से पूछते हैं क्वेश्चन समझो। यहाँ कोई डाउट किसी को? फॉर्मूला याद रखना, पाई की गलती मत करना कभी भी। रिंग सर्कुलर केस में नीचे पाई नहीं होता है, स्ट्रेट में नीचे पाई होता है इनफाइनाइट में। ठीक है, अब जैसे तुमसे क्वेश्चन हम ये पूछें इस तरह से समझो। Now we can start solving some questions जो कि हर बुक में बहुत सारे दिए रहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करने का काम नहीं, लेकिन 4-5 तो अच्छे क्वेश्चन करने ही चाहिए। तो जैसे मान लो हमसे क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा गया है
अब हम फील्ड ड्यू टू दिस को हम मिक्स कर रहे हैं। पहला है एक इनफाइनाइट से करंट आ रहा है, एक करंट आ रहा है इनफाइनाइट से, यहां पहुंचता है, यहां से एक सेमी सर्कुलर टर्न लेता है और फिर ये ऐसे चला जाता है। ये आई करंट था, ये आई करंट है, ये आई करंट है, ये सेमी सर्कुलर टर्न, सेमी सर्कुलर टर्न जिसकी रेडियस दी है आर। इस पॉइंट ओ पे फील्ड निकालना है, इस पॉइंट ओ पे फील्ड निकालना है, ठीक है। तो देखो ये कितने सेक्शन का बना है? 3 सेक्शन का, लेफ्ट सेक्शन, राइट सेक्शन और कर्ड सेक्शन। लेफ्ट स्ट्रेट पार्ट, राइट स्ट्रेट पार्ट और कर्ड पार्ट, ठीक। ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है और ये कर्ड पार्ट। तुम जानते हो ये सेमी इनफाइनाइट है क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहा है और ये पॉइंट इसके जस्ट सामने है। तो B1 का मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट आई बाई 2 4 पाई डी, 4 पाई आर। डायरेक्शन क्या होगा बताओ? करंट इस तरह से, ये डॉट सॉरी क्रॉस, करंट इस तरह से तो लेफ्ट में डॉट, राइट में क्रॉस। करंट इस तरह से है सो लेफ्ट में डॉट, राइट में क्रॉस, यहां क्रॉस होगा। B2 सेमी इनफाइनाइट है, तुमको याद है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। इनफाइनाइट होता तो 2 पाई आर लेते। इसका डायरेक्शन देखो, नीचे है करंट तो तुम्हारे इस साइड डॉट, इस साइड क्रॉस, ये भी क्रॉस। B3 सेमी सर्कुलर है, हाफ ऑफ म्यू नॉट आई बाई 2 आर, हाफ ऑफ म्यू नॉट आई बाई 2 आर, हाफ होगा, सेमी सर्कल हाफ होगा। तो इसकी डायरेक्शन भी देखो इस तरह से फील्ड कर्ल करोगे, इनवर्ड होगा, तीनों को जोड़ दो, दिस इज द नेट फील्ड, दिस इज द नेट फील्ड। दूसरा देखो यहां कोई डाउट किसी को? अब देखो दूसरा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। यहां से एक वायर आ रहा है, ऐसे यहां से एक वायर आया, ऐसे एक वायर जो है करंट लेके आया, ठीक है। यहां पे पहुंचने के बाद ये इस प्लेन में सेमी सर्कल बनाया, XY प्लेन में, और फिर उसके बाद ये नीचे चला गया ऐसे। ओरिजिन पे फील्ड निकालना है, ये रेडियस दिया हुआ है, फाइंड फील्ड एट ओरिजिन। ये इन्फिनिटी से आया और इन्फिनिटी के चला गया। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन। फिर से 3 सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन, तीनों का अलग अलग फील्ड निकाल के जोड़ देंगे। फर्स्ट सेक्शन की वजह से फील्ड, फर्स्ट सेक्शन क्या है? सेमी इनफाइनाइट। बताओ ये पॉइंट जो है O, ये पॉइंट O जो है इसके ठीक सामने यहां पे है ना, और ये पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था। तो पहले लिखते हैं B1 का मैग्नीट्यूड। B1 हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। डायरेक्शन क्या होगा बताओ? डायरेक्शन, करंट भीतर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है, करंट भीतर जा रहा है, ऐसे। इसके राइट में ये पॉइंट है, ये पॉइंट इसके राइट में है, समझो। करंट जो है इनवर्ड जा रहा है, करंट जो है इनवर्ड जा रहा है। तो अपने क्या बोलते हैं, अपने थंब को के डायरेक्शन में, राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में डाल दो, ये ऐसे हो गया। अगर ये पॉइंट O इसके ऊपर होता,
अगर ये पॉइंट ओ इसके ऊपर होता तो फील्ड इधर होता, इसके राइट में है तो नीचे होगा, इसके नीचे है तो लेफ्ट होगा, इसके इधर है तो ऊपर होगा। कहने का मतलब है ये इसके राइट में है, देखो इस तरह से है। तुम यहाँ इसको अगर इस पूरे प्लेन में 3 डायमेंशन ना बनाते तो तुम्हारा करंट ये जो है, ये जो करंट है इसको मान लो पॉइंट, मान लो कुछ पी है, हम पी पे क्या दिखाते, पी पे हम दिखाते करंट ऐसे, हम पी पे क्या दिखाते, करंट इज कमिंग फ्रॉम हियर एंड गोइंग अप टू दिस पॉइंट। ये करंट यहां से जा करके ये मेरे से दूर भाग रहा है, हम यहां खड़े हैं, ये हमसे दूर भाग रहा है, तो इसका फील्ड ऐसे बनता, फील्ड नहीं कैसे, ऐसे है, ऐसे, ऐसे का मतलब इस तरह से। इसका मतलब इस पॉइंट पे इसका फील्ड नीचे होगा, नीचे मीन्स क्या हो गया, माइनस जे कैप, नीचे मतलब माइनस जे कैप। इसकी वजह से फील्ड देखो, मैग्नीट्यूड वाइज म्यू नॉट आई बाय 2r का हाफ, पूरा सर्किल अगर रहता तो म्यू नॉट आई बाय 2r करता, ये इसका हाफ है। डायरेक्शन वाइज अंदर देखो, ये प्लेन में है, डायरेक्शन वाइज अंदर, अंदर मतलब हो गया माइनस के कैप V3, करंट नीचे, करंट है नीचे, नीचे है करंट, अगर नीचे है तो इस तरह से घूम रहा होगा, ये इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड टर्न ले रहा होगा। तो ये बताओ अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे है और ये पॉइंट O इसके रिस्पेक्ट में राइट में है, ये नीचे है तो ये अंदर की तरफ होगा, ये इस तरह से है तो ये क्या होगा, देखो ऐसे, इधर से यहाँ पे बाहर, यहाँ पे तुमसे दूर और यहाँ पे भीतर, तो ये इस तरह होगा, ठीक है, ये इस तरह होगा मतलब भीतर होगा, मतलब ये हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट आई बाय सेमी इनफाइनाइट है, सो 4 पाई आर, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी माइनस के कैप, ठीक है। तीनों को जोड़ दो वेक्टोरियली, दैट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सिमिलरली हम क्वेश्चंस लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे इस पे बेस्ड। अगर हम दो इनफाइनाइट वायर को ऐसे रख दें, कैसे, ये दोनों टच नहीं कर रहे हैं, ये दोनों टच नहीं कर रहे हैं, इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2, ओरिजिन है ये, ठीक है। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और एक पॉजिटिव वाई एक्सिस में करंट कैरी कर रहा है, इनफाइनाइट वायर है दोनों। फाइंड लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर नेट फील्ड इज 0, फाइंड लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर नेट फील्ड इज 0। तो देखो पहले इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से हर कोऑर्डिनेट में फील्ड की डायरेक्शन देख लेते हैं। इसकी वजह से इसके ऊपर फील्ड डॉट होगा, इसकी वजह से एक्स डायरेक्शन में जो है ऊपर में फील्ड डॉट, और नीचे में क्या होगा, फील्ड क्रॉस, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, यहाँ क्रॉस, यहाँ क्रॉस। इसकी वजह से ऊपर में डॉट, नीचे में क्रॉस। इसकी वजह से लेफ्ट में डॉट, इसकी वजह से हर लेफ्ट में डॉट, लेफ्ट पॉइंट में डॉट और राइट पॉइंट में क्रॉस। कोई डाउट? इसकी वजह से ऊपर में डॉट होगा तुम्हारी तरफ और नीचे ये टेंजेंशियली, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेगा तुमसे दूर जाएगा, इसके लिए ऊपर डॉट डॉट क्रॉस क्रॉस। इसकी वजह से इस साइड टेंजेंशियली तुम्हारी तरफ डॉट और इधर क्रॉस। तुम क्या देख रहे हो, इसमें तो गारंटेड है डॉट होगा, इसमें गारंटेड है क्रॉस होगा। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जीरो नहीं हो सकता है। जीरो होने का चांस है तो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। मान लेते हैं कोई एक पॉइंट लेते हैं जिसकी कोऑर्डिनेट है
मान लेते हैं कोई पॉइंट जिसकी कोऑर्डिनेट है x, y, मान लेते हैं पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट है x, y, तो इस पॉइंट पे इनफाइनाइट के कारण, इस पॉइंट पे इनफाइनाइट वायर के कारण फील्ड क्या क्या होंगे जरा देखो। यहां से ड्रॉप करो एक परपेंडिकुलर, यहां से ड्रॉप करो एक परपेंडिकुलर, और यहां से ड्रॉप करो एक परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर का लेंथ होगा y और इस परपेंडिकुलर लेंथ होगा x। इस पॉइंट पे अगर तुम देखो, अगर तुम इस पॉइंट पे देखो, इसकी वजह से जो फील्ड होगा उसमें तुम जो डिस्टेंस लोगे d की जगह, वो क्या लोगे, y लोगे। इस पॉइंट से इस x एक्सिस में जो करंट है उससे इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस y है, तो यहां पर जो इसका फील्ड बनेगा B1, जो यहाँ B1 बनेगा वो बनेगा म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई y डॉट डॉट के फॉर्म में। क्यों डॉट? क्योंकि इसका तुम फील्ड निकालो, इसके ऊपर है पॉइंट। B2 जो बनेगा, B2 का मतलब ये है, B2 जो बनेगा इस पॉइंट पे वो बनेगा म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई, म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई। अब सोचो ये डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर वो कितना है, x, इनफाइनाइट वायर है x, और डायरेक्शन क्या होगा इसका, क्रॉस। तुमको इन दोनों को कैंसिल करना है, वो लोकस निकालना, जहां दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो दोनों को इक्वल एंड अपोजिट कर दो, दोनों को B1 माइनस B2 जीरो कर दो, यू वुड गेट I2 बाई x मस्ट बी इक्वल टू I1 बाई y। I2 बाई x इज इक्वल टू I1 बाई y, यानी y इज इक्वल टू I1 बाई I2 टाइम्स ऑफ x। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तुम्हारा ये बनेगा कुछ, ये लाइन कुछ इस टाइप से बनेगा। इसमें डॉट था, इसमें डॉट रहेगा, इसमें नेट क्रॉस रहेगा, यहां पे जीरो होगा, इन सब पे जीरो होगा। ये एंगल क्या बनेगा, tan इनवर्स I1 बाय I2, यहां पे जीरो होगा। यहां क्या होगा बताओ, यहां क्या होगा, कौन डोमिनेट करेगा, I2 यानी यहां पे होगा क्रॉस। यहां कौन करेगा डोमिनेट, यहां पे डोमिनेट करेगा I1, यहां डॉट होगा। यहां कौन करेगा डोमिनेट, ये यहां कौन करेगा डोमिनेट, इसके पास है, ये पॉइंट लोगे तो इसके पास है, इससे दूर है जितना, जैसे यहाँ पे जीरो था, जब यहाँ जाओगे तो इसके नजदीक जाओगे तो ये डोमिनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल कर रहा था, तो ये हो जाएगा इस तरह से था, तो ये जो है हो जाएगा क्रॉस, और ये जब यहाँ जाओगे ये हो जाएगा डॉट। ठीक, तुम सारा क्वाड्रेंट निकाल सकते हो, लोकस ये होगा जहाँ ये जीरो आएगा। ठीक है, चलो।